अगर एक हेलोजन लगा हुआ है उस हेलोजन को निकालना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन रिंग विच वॉज डिफिकल्ट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस हमने किया और सारी उसको लेके डिटेलिंग बात करी, टिप टू टो जिसको कहते हैं, खत्म किया। आज की क्लास लास्ट कैटेगरी छोटी सी वो मैं ले रही हूं। तो आज की कुल मिला के जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें आखिरी कैटेगरी आती है एराइल हैलाइड्स के लिए। सो एराइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अब मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है। एराइल हैलाइड्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन इन लास्ट क्लास। आखिरी चीज बचती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो अब हम ले रहे हैं, जो +1 से रिलेटेड है। सी सो नाउ माय टुडेज टॉपिक इज एराइल हैलाइड्स में एक और कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी रिएक्शंस की, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसको अब मैं कैसे इंडिकेट करूं? आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि एक बेंजीन रिंग आप जब लेके आते हो और जिसके ऊपर ऑलरेडी एक हेलोजन लगा है, जिसको हम कहते हैं एराइल हैलाइड्स। इन एराइल हैलाइड्स को अगर आपने न्यूक्लियोफाइल दिया जो कि इसके पास जाने में रेजिस्ट करेगा, पहुंच भी गया, ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ी सी दी तो ये बॉन्ड भी टूटने में रेजिस्ट कर रहा था, उसके भी रीजंस हमने पढ़े, जिसकी वजह से डिफिकल्ट कंडीशंस में ही सही, ड्रास्टिक कंडीशन में ही सही, ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl को सब्स्टिट्यूट करता है। तो उसके बाद हमने देखा था कि हाँ, इसमें नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो और पैरा पे, तो और फैसिलिटेट हो जाता है, इजी हो जाता है सब्स्टिट्यूट करना। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये कैटेगरी थी हमारी लास्ट क्लास का डिस्कशन। आज का डिस्कशन हमारा जो है वो यहां से स्टार्ट होता है कि क्या सिर्फ यही रिएक्शंस हो रहे थे एराइल हैलाइड में कि सिर्फ Cl सब्स्टिट्यूट होके न्यूक्लियोफाइल के जगह, न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह आके लग गया? नहीं, एक और तरह का रिएक्शन पॉसिबल है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पहले ये तो समझ लूं, फिर वो रिएक्शन भी पढ़ लूंगी। उसका मतलब है कि एक ये बेंजीन रिंग जिसके साथ लगा हुआ है हेलोजन, मैं Cl लिख रही हूं, बी प्रिपेयर्ड, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। तो एराइल हैलाइड है, अगर क्या हो आप उसको इलेक्ट्रोफाइल दो, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया कि एक इस बेंजीन के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स का रिंग है, जो इसको खुद एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना रहा है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बना रहा है, उसकी तरफ कुदरती अपने आप अट्रैक्ट होके ये तो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखी, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो जाएगा। हाउ कैन आई अवॉइड दैट? सो नाउ वी आर नॉट अवॉइडिंग दैट, वी आर गोइंग इनटू इट कि ये इलेक्ट्रोफाइल हो ना हो इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने की टेंडेंसी रखता है। हर कार्बन पे अब मैं देखती हूँ एक एक हाइड्रोजन भी तो मौजूद है, और हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? इट इज हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव। ये तैयार है H पॉजिटिव बन के बाहर निकलने में, इट इज हैप्पी। सो फिर तो इलेक्ट्रोफाइल की मौज हो गई, वो इधर गया, इन पांचों में से किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और अपनी जगह बना लेगा। पांचों में से करेगा, तो मैं एक फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख देती हूं, इस वाले H को इसने सब्स्टिट्यूट किया और यहां पर लग गया। आज का हमारा काम इसी के चारों तरफ है। दिस इज व्हाट डू वी कॉल, इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लास्ट कैटेगरी ये है जो अब मुझे पढ़नी है। तो पहले तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब बताया आपको, अब इसके आगे चलते हैं। सो नाउ द हेडिंग फॉर टुडेज क्लास इज दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स, स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द चैप्टर। इन एराइल हैलाइड्स क्या है वो समझिए। ये है आपका बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक X लगा दिया, दिस X कैन बी एनी हेलोजन इफ इट इज अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल अगर इसको अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इस हेलोजन की वजह से जानता है, हमने भी पिछली क्लासेस में देखा है, हम भी जानते हैं,
इस हेलोजन के वजह से एक रेजोनेंस फॉर्म इसमें डोमिनेट करती है, जो रेजोनेंस फॉर्म इन 3 जगहों पर नेगेटिव पोल्स, नेगेटिव सेंटर्स क्रिएट कर देती है। ड्यू टू रेजोनेंस ये 3 सेंटर्स, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, इलेक्ट्रॉन रिच बनते हैं, टेम्परेरीली सही, थोड़ी देर के लिए सही, बट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स ये बनते हैं। इन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स पर अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स है, क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन इन्हीं की साइड देखने को मिलेगा। तो इन दोनों साइड्स पर से H जो है वो रिप्लेस हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के अटैक ही उन साइड्स पे करेगा जिन पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यहाँ के H को हटा के इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह बना लेगा। तो सिर्फ यहाँ ही क्यों, ये जो वाली पोजीशंस ऊपर बना रखी है मैंने दोनों ऑर्थो, इन पे भी तो अटैक हो सकता है। बिल्कुल जी, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगा, मतलब मोर देन 1 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं कभी कभी आपको यहाँ का H सब्स्टिट्यूट होता हुआ मिलेगा, कभी कभी यहाँ का H सब्स्टिट्यूट होता हुआ मिलेगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट एराइल हैलाइड्स, सो वी गेट ऑलवेज 2 प्रोडक्ट्स। वन इज पैरा प्रोडक्ट, यानी पैरा वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, अदर इज ऑर्थो प्रोडक्ट। फॉर स्टेरिक रीजंस पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, तो इसके अंदर पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमेशा माइनर बनेगा। टू इंडिकेट द रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहां आप लिख सकते हैं रीजन इसके लेस स्टेबिलिटी के हैं, स्टेरिक रीजंस। स्टेरिक रीजंस की वजह से ये माइनॉरिटी में होगा और पैरा वाला मेजॉरिटी में। यानी कि ये रोड मैप दिया बच्चों मैंने आपको किस चीज का? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल बदलते जाएंगे हम और एक ही फंडा लगता जाएगा, पैरा पे मेजर, ऑर्थो पे माइनर, इनमें से किसी एक पे भी अटैक होना ही होना है। और मेजर किस पे होना है मैंने दिखा दिया, हैलाइड पे। उसका नाम है हेलोजिनेशन। सबका इकट्ठा एक ही मैकेनिज्म है, तो वो एक एंड में कराऊंगी। पहला हेलोजिनेशन, अगर आपको एराइल हैलाइड पे एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट करना है, पहले ही एक हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, आपको इन 5 में से जो 5 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं उनमें से किसी एक प्लेस पे, अब तो आपको पता ही है ऑर्थो और पैरा वाला ही निकलेगा, तो बार बार मैं मिस्टीरियसली बोलूं इनमें से कोई एक जगह पे, नाउ वी ऑल नो इधर ऑर्थो और पैरा, दैट टू मेजर कौन सा होगा? पैरा होगा। तो उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर आप चाहते हो हेलोजन आए, या अगर हेलोजन सब्स्टिट्यूट करता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजन का एडिशन। इसमें हेलोजन जुड़े आकर रेदर सब्स्टिट्यूट करे हाइड्रोजन को। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों? मैंने Cl2 दे दिया, लेकिन मुझे पता है Cl इसके अंदर से निकल के इसको अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेंजीन रिंग को अटैक करने के लिए अभी पीछे मैंने आपको बता दिया एक इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए आपको। अब Cl से मैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे पैदा करूं? Cl2 से। दोनों Cl सेम है, दोनों में क्लीवेज होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये तो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फ्री रेडिकल भी बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री रेडिकल इज ऑल्सो हैविंग 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का रिंग है, वो उसको रिपेल कर देगा, नहीं जा सकता। फ्री रेडिकल कोई सब्स्टिट्यूट करता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे को एज प्रोटोन सब्स्टिट्यूट कराना है, दैट्स व्हाई द कैटेगरी इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए मैं एक लुईस एसिड लेकर आई, और वो लुईस एसिड क्या था? एनहाइड्रस AlCl3। थोड़ी देर में मैकेनिज्म आएगा तब बताऊंगी, बट इतना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है? इस ClCl की हेट्रोलिटिक फिशन कर देता है। हेट्रोलिटिक मतलब सेम ना होना, बंटवारा सेम ना होना, अलग अलग डिफरेंस रखना बंटवारे में। तो हेट्रोलिटिक फिशन, फिशन मतलब बॉन्ड टूटना, हेट्रोलिटिक मतलब डिसिमिलर वे में। एक Cl तो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके AlCl3 के पास दौड़ जाता है, और क्या बना लेता है? बना लेता है जी AlCl4 नेगेटिव। पीछे दूसरा Cl क्या रह गया? पीछे दूसरा Cl रह गया एज पॉजिटिव। ये जो Cl पॉजिटिव बना, इसे हेलोनियम आयन कहते हैं। आप जानते हैं नॉमेनक्लेचर में पॉजिटिव के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ईयम। हेलाइड, ये वाला बना हेलाइड और ये बना हेलोनियम, यानी कि क्लोरोनियम। हेलोनियम आयन बन गया,
बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और पैरा वाले हाइड्रोजन को एज इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा और मेरे पास यहां पर Cl लग गया। दिस इज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये बना मेजर प्रोडक्ट, लेकिन इसमें एक और प्रोडक्ट भी बनता है माइनर, एंड दैट इज, यहां पर तो पहले से ही Cl था, इसके ऑर्थो पर भी Cl आएगा। दिस इज माइनर प्रोडक्ट। Cl3 फिर वापस जनरेट हो गया, इसीलिए इसको एरो के ऊपर लिखा जाता है एज कैटलिस्ट। इसीलिए इसको एरो के ऊपर लिखा जाता है क्योंकि एंड में ये रीजनरेट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज रोल ऑफ AlCl3, जो आप लोगों से पूछा जाता है। AlCl3 का रोल है टू इंश्योर या टू क्रिएट या टू हैपन, क्या चीज करने के लिए ये कर रहा है। जिसने भी हैंड रेज किया स्पीकअप प्लीज, या चैट बॉक्स में बोलो। रोल ऑफ AlCl3 क्या है? इट ensures heterolytic fission of Cl bond Cl to create Cl positive एक इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमें हेट्रोलिटिक फिशन करना था। हेट्रोलिटिक फिशन अपने आप होता नहीं इसके अंदर, उसके लिए हम किसको लेकर आए एज कैटलिस्ट? एनहाइड्रस AlCl3। इट हैज टू बी एनहाइड्रस, वाटर होते ही इसका रोल खत्म हो जाएगा, ये वो नहीं कर पाएगा। तो पहला रिएक्शन मैंने खत्म किया एंड दैट इज हेलोजिनेशन। ये था एराइल हैलाइड का पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा रिएक्शन इसका इसी कैटेगरी में, अब तो बस एग्जाम्पल देते जाना है मैंने, आपको याद आता जाएगा। नाइट्रेशन दूसरा एग्जाम्पल है यहां पर मेरे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को अगर मैं देखूं तो क्या है, ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, पहले से एक हेलोजन लगा हुआ है X। नाइट्रेशन करने के लिए भी मेरे को वही हेडेक लेना पड़ेगा। आई नीड, नाइट्रेशन का मतलब क्या है कोई सोचे तो, मेरे को क्या पहुंचाना है इस तक? आई नीड NO2, यानी कि एडिशन ऑफ NO2, बट अकेला NO2 नहीं, ऑब्वियसली NO2 पॉजिटिव जाना पड़ेगा। पॉजिटिव क्यों लेना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी, बार बार नहीं बताने में इंटरेस्टेड। सो मेरे को NO2 ग्रुप कहीं पर ऐड करना है, मतलब नाइट्रेशन करना है। अब NO2 के लिए अभी मैं रब करूंगी, इसलिए अभी नोट करने में 1 मिनट रुकिएगा। अगर मैं ले लेती HNO2 तो सीधा साधा क्या होता है, इससे बनता H पॉजिटिव, इससे बनता NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव इसकी तरफ जा नहीं सकता। आई नीड NO2 टू बी पॉजिटिव। उसके लिए जैसा हमने +1 में किया था, हिमांगी अभी करूंगी मैं, ये सारे नोट्स मैं आपको PDF में दे दूंगी और जैसे ही मौका मिलेगा मैं स्लाइड 3 पे शिफ्ट कर दूंगी, डोंट वरी। तो नाइट्रेशन करने के लिए मेरे को NO2 एज पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन मेरे को NO2 एज पॉजिटिव सीधा साधा तो मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले उसके लिए मैंने लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब उससे भी बात तो वही है, NO3 नेगेटिव बनेगा नहीं, साथ में मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इन दोनों ने क्या किया वो मैं यहां लिख रही हूं, H2SO4 प्लस HNO3। H2SO4 ज्यादा पावरफुल एसिड प्रूव होता है यहां पर, जिसकी वजह से H2SO4 क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक H+ और एक HSO4 नेगेटिव। पहले तो उसने एक H+ प्रोड्यूस किया। मानस चेक योर इंटरनेट प्लीज, ठीक है, अदरवाइज लेट मी सी, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग भी मुश्किल है मेरे लिए। सो H+ यहां पे इसने एक प्रोड्यूस किया। इसके H+ के चक्कर में आप जानते हैं जब दो एसिड सामने सामने आए, जो पावरफुल है वो तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरे वाला ऑटोमेटिकली बेस की तरह बिहेव करना पड़ेगा अंडर द प्रेशर ऑफ मोर पावरफुल एसिड। तो HNO3 को क्या बनना पड़ गया, HNO3 को बेस बनना पड़ गया, जिसके चक्कर में वो OH नेगेटिव रिलीज करता है। सोचो HNO3 में से आपने OH नेगेटिव निकाल दिया तो यहां क्या बचा, यहां बचा NO2 एंड पॉजिटिव। वो बात अलग है H+ और OH- मिलके वाटर बना लेंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो, मैं अभी लिख नहीं रही। ये मेरा टारगेट अचीव हो गया, नाइट्रोनियम आयन बन गया। मेरे को नाइट्रोनियम आयन ही चाहिए था। तो रोल ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर के नाम से जाना जाता है इसको, क्लास 11th। इसको किसके नाम से जाना जाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे आप जानते हैं एक्वा रीजिया भी कुछ है,
गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए दो एसिड्स का एक पर्टिकुलर रेशो में मिक्सचर है, बिल्कुल वैसे ही बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन की जगह अगर मुझे नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो हमेशा के लिए फिक्स्ड है, मेरे को नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना है और वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में HNO3। वो बेस नहीं है HNO3, बट उसकी मजबूरी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के सामने उसको एज बेस बिहेव करना पड़ गया, दैट्स वाई उसमें से OH नेगेटिव निकला और उसकी वजह से वो NO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। जैसे ही इन दोनों ने मिलके NO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस किया, यहां क्या बन गया, मैं बहुत स्लो स्पीड से लिख रही हूं हिमांगी, तो कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ नोट करिएगा। X और अब NO2 किधर किधर लग सकता है, वी नो दैट, अब तक मैं ये बात सेटल कर चुकी हूं कि हेलोजन ग्रुप जो है, जो ये X लगा हुआ है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये कहां पर अपना हेलोजन नाइट्रो को डायरेक्ट करेगा कि जाओ, एक तो पैरा पे जो कि हम जानते हैं मेजर बनने वाला है, और दूसरा कहां पे करेगा, दूसरा करेगा ऑर्थो पे। तो दो प्रोडक्ट बने, वन इज पैरा अदर इज ऑर्थो, फॉर श्योर पैरा इज मेजर। तो ये था नाइट्रेशन रिएक्शन, पूरी तरह आपको इसको ऐसे देखना है। तो नाइट्रेशन में भी हुआ वही, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके आए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रो ऑर्थो पे भी लगता है, नाइट्रो पैरा पे भी लगता है, मेजर माइनर आपको अब पता है। सिमिलरली पिछला रिएक्शन जो था हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में मैंने क्या किया, वही एराइल हैलाइड, मैंने Cl2 लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया, उसकी वजह से Cl पॉजिटिव पैदा हुआ। वो Cl पॉजिटिव दो जगह जाके अटैक करता है, एक ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पे। ये दोनों ऑर्थो सेम है इसलिए एक ही जगह लिख रही हूं मैं। तो उसमें भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला जिसमें दोनों साइड ऑपोजिट हैं, दूर हैं, स्टेरिक रीजन्स नहीं है। और माइनर वाला कौन सा होगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होती है। सो ये दो रिएक्शन हुए। तीसरा सेम कैटेगरी में मैं लेकर आती हूं रिएक्शन एग्जाम्पल। अब तो तीनों सारे आप देखोगे सेम टाइप के हैं। सल्फोनेशन अगर मैं करती, नाम ही बता रहा है सल्फोनेशन का मतलब क्या है। स्टिल टू बी मोर स्पेसिफिक, आपसे कुछ मिस ना हो, सल्फोनेशन की अगर मैं बात कर रही हूं तो सल्फोनेशन में है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन। उसमें क्या होगा, ये रहा अगेन एराइल हैलाइड, इसकी X यहां लगा हुआ ही है किसी भी एक पोजीशन पे। अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से सीधा रिएक्ट कराते हैं तो उसको, और साथ में हीट, यहां पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है हीट, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। अगेन इसमें भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा। मैं सिर्फ अब पैरा प्रोडक्ट बना रही हूं क्योंकि वो मेजर है, उसी का आप ऑर्थो पे अगर लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए माइनर बन जाएगा। यहां पर X और इसकी पैरा पोजीशन पर मैं क्या लगा रही हूं, SO3H। तो SO3H इससे प्रोड्यूस हुआ और वो SO3H जो है इसके पैरा पे गया। यस, इसका ऑर्थो आइसोमर भी बनेगा जो माइनर होगा। ये आपके पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप जाके इस पे लग गया। तो ये हुआ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कुछ बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, जो आपको यहां पे मैं दिखा रही हूं एज इट इज। आपको ये आना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड कभी भी आप दोगे तो सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस कैटेगरी, तीसरा रिएक्शन हुआ सल्फोनेशन। आखिरी रिएक्शन इस कैटेगरी का मैं ले रही हूं जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, दैट इज फ्रीडल। ये सारे चारों रिएक्शन आपके +1 के हाइड्रोकार्बन से उठाए हुए हैं, आपको पता है, इसीलिए इसका मैकेनिज्म अभी मैं लेके आऊंगी। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, नेम रिएक्शन है ऑब्वियसली आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो अब इसको थोड़ा और ढंग से समझिएगा क्योंकि ये दोनों सालों में है। सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पे ये किया जा सकता है। तो अब के मेरा टू बी स्पेसिफिक टॉपिक चल रहा है एराइल हैलाइड, तो मैं एराइल हैलाइड पे करवा के देख रही हूं। किसी पे नहीं किया जा सकता होगा, डेफिनेटली चौथे चैप्टर में अमीन्स आएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, आपने लिया कोई एक सबस्ट्रेट जो कि एरोमेटिक है, जैसे मैंने ले लिया एरोमेटिक हैलाइड। इसका रिएक्शन अगर आप सिंपली एक एल्काइल हैलाइड से करवाते हो, ये आर आप बदल सकते हैं, कितना ही बड़ा कितना ही कुछ ही कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप सेकेंडरी ग्रुप भी बना सकते हैं, आप टर्शरी भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्राइमरी तो है ही, खैर मैंने एग्जाम्पल में ले ही लिया है। एल्काइल हैलाइड जो मर्जी आप इसमें ले आओ,
अगर आपने इसको एक लुईस एसिड के तौर पे वही एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया, तो AlCl3 एनहाइड्रस क्या करेगा, वो इस बॉन्ड को फिर से वही काम जो उसने हेलोजिनेशन में किया था, हेट्रोलिटिकली तोड़ेगा, हेट्रोलिटिक फिशन को इंश्योर करेगा। उस हेट्रोलिटिक फिशन की वजह से एक Cl नेगेटिव एनहाइड्रस AlCl3 के पास गया और एज अ इंटरमिटेंट प्रोडक्ट कह लीजिए आप AlCl4 नेगेटिव बना के बैठ गया। उस सब की वजह से क्या हुआ, CH3 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। हम तो कोशिश ही वही कर रहे हैं, जो मर्जी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज बने इसकी तरफ आएगी, ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो फिर यही हुआ, मिथाइल का प्लस साइन आ गया यानी कार्बोकेटायन बन गया। सो राइट हेयर दिस इज गोइंग टू बी द की फॉर लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस, खास करके लेवल 2 क्वेश्चन। यहां क्या बना, यहां बन गया कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बनते ही आपको, ये तो मैंने बड़ा सिंपल केस ले लिया, मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज यानी मिथाइल कार्बोकेटायन, वो सारी शिफ्ट्स, वो सारे रीअरेंजमेंट्स आपको फिर दिमाग में लाने होंगे। कार्बोकेटायन बना, वी हैव टू सी एंड इंश्योर ये कार्बोकेटायन कहीं कुछ शिफ्ट्स करके और स्टेबल तो नहीं बन पाता, प्राइमरी वाला क्या पता टर्शरी में बन जाए, कहीं आप देखो शायद बेंजाइल बन रहा हो कार्बोकेटायन, कुछ भी, वो सारी चीजें एज इट इज डिट्टो इस पे एप्लीकेबल होंगी। जब वो सब कुछ आप रीअरेंजमेंट देख लेंगे, करवा लेंगे, उसके बाद जो फाइनली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना होगा ना, वो कार्बोकेटायन जाएगा इस बेंजीन रिंग की तरफ और क्या करेगा, पैरा पे खुद को लगाएगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहां आ जाएगा। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर देखा जाए तो इसमें हुआ क्या है, इसमें एल्काइल ग्रुप का एडिशन हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको एक चीज इंश्योर करनी है, जब तक तो आप नेम रिएक्शन पे हो फ्रीडल क्राफ्ट, आप कुछ भी नहीं बदल सकते, आपको एनहाइड्रस AlCl3 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नेम रिएक्शन पे नहीं हो, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन करना है, तो आप अदर लुईस एसिड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ एनहाइड्रस AlCl3 हो। यस, एनहाइड्रस AlCl3 है, जब एनहाइड्रस AlCl3 तब हम इसको नाम दे देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। अगर आपने इसकी जगह BF3 यूज किया, अगर आपने इसकी जगह FeCl3 FeBr3 यूज किया, काम यही होगा, सब कुछ सेम होगा, बस उसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट नहीं रहेगा, प्रोडक्ट तो सेम होगा। तो मेक श्योर कोई भी लुईस एसिड इसमें लिया जा सकता है, अकेला ट्रांजिशन मेटल भी लिया जा सकता है इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें लुईस एसिड कोई भी ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट, प्रेफर्ड एल्काइल हैलाइड इसके अंदर क्या है, टू गेट गुड यील्ड, राइट, टू गेट गुड यील्ड, गुड स्टेबिलिटी, जो भी आप कहें, प्रेफर्ड RCl इसके अंदर है सेकेंडरी हैलाइड। इसके रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं सेकेंडरी हैलाइड्स में। तो प्राइमरी भी लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही प्राइमरी नहीं ले रहे, बट अगर प्रेफरेंस दी जाए तो सेकेंडरी हैलाइड्स को चूज किया जाता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो नोट होनी चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। एक और रिएक्शन लेती हूँ यही फ्रीडल क्राफ्ट का, अगली स्लाइड पे एक और ले रही हूँ रिएक्शन, और वो अगला रिएक्शन क्या है, यही फ्रीडल क्राफ्ट ही चल रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सो दैट आपको और बेटर पता चल जाए। फिर से वही फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब के मैं क्या कर रही हूं कोई फर्क नहीं, अब देखना, लुईस एसिड ज्यादा हम बदल देंगे। ठीक है, ये आपके पास हुआ एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन, इसको आपने अब की बार रिएक्ट कराया CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एल्काइल हैलाइड की जगह एसिड हैलाइड करा दिया, बस फर्क इतना आया। एसिड के OH को हटा के उसकी जगह Cl कर दिया, तो हम इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, राइट। तो ये आपको मैंने यहां पर एसिड हैलाइड दिया, वही एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, उसका तो जी एक ही काम है, वो तो हेट्रोलिटिक फिशन कर देगा और एक हेलोजन को खींच के अपने पास ले लेगा, वही काम। देखो तीसरी बार आ रहा है तो अपने आप याद हो जाता है।
तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये गया एज नेगेटिव AlCl3 के साथ, AlCl4 नेगेटिव बना के अपना राजी खुशी निकल गया। पीछे जो ये बचा ना CH3CO पॉजिटिव, दिस इज अगेन इलेक्ट्रोफाइल। यस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पहुंच गया इसके ऑर्थो या पैरा पे। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना बच्चों, वो इसके ऑर्थो या पैरा पे पहुंच जाएगा। तो मैं पैरा पे पहुंचा दूं, पैरा पे जुड़ेगा किससे, C से जुड़ेगा। C पे पॉजिटिव चार्ज आया ना, COCH3। ऐसे ही अगर ऑर्थो पे आता, आएगा ही आएगा, माइनरी से, बट आएगा जरूर। यहां पे यही COCH3। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट है, तो दोबारा क्यों पढ़ा दिया हमने, इसको कहते हैं, इसमें और पिछले फ्रीडल क्राफ्ट में एक ही फर्क है, पिछले में एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था, इसमें एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, CH3CO। एक सेकेंड, ये जो ग्रुप जुड़ रहा है ना, इस ग्रुप का नाम फर्क है, और वो ग्रुप मैं लिख रही हूं RCO, जिसको किस नाम से जानते हैं जनरली, एसाइल ग्रुप, एल्काइल नहीं, एसाइल ग्रुप। इसीलिए इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये R कैन बी एनीथिंग बच्चों, इस R की जगह एक और बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ARP, कि अगर मैं ये ग्रुप ले आती, इस CH3 की जगह फिनाइल रिंग लगा दो, ठीक है बिल्कुल, और उसके साथ Cl लगा होगा, वो Cl हट जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा का पूरा बल्कि ग्रुप जाके उसके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो इतने हिस्से को, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोइल। एसाइल का वाइल तो वही रखा है हमने, और ये बेंजो है, इसीलिए इसको बेंजोइल ग्रुप कहते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन का नाम क्या हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्योंकि ये एरोमेटिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं एक और रिएक्शन आपको लिखवा देती हूं ऐसा ही, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एक और फ्रीडल क्राफ्ट, ये देखिएगा, मैंने क्या लिया, फिर से वही एराइल हैलाइड। अब के मैंने ले लिया C6H5 C डबल बॉन्ड OCl है, तो ये भी एसिड हैलाइड बट बेंजोइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ठीक है जी, तो इसके नीचे नाम लिख लो, क्योंकि हम लोग नाम में कई बार परेशान होते ही होते हैं। इट इज बेंजोइल हैलाइड या बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, मैं IUPAC नेम नहीं लिख रही बच्चों, मैं कॉमन नेम लिख रही हूँ। सो ये हुआ बेंजोइल क्लोराइड। जब आपने इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराया, वही चीज होगी, ये Cl इसके साथ, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अपना AlCl4 बाहर निकल गया। मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रही हूँ। यहाँ Cl, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ आके ये C जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इस CO के साथ C6H5 तो है। आप चाहे C6H5 को रिंग के तौर पे बना के अपने आप को डरा लीजिए, या हम आपको डरा लें, कुछ तूफानी सा स्ट्रक्चर दे दिया, या C6H5 कंडेंस्ड फॉर्म में लिख के अपने लिए सिंप्लीफाई कर ली। इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगी, इसको कहूंगी फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। तो जो ग्रुप जुड़ रहा है उसके नाम पे हमने रिएक्शन का नाम रख दिया, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। तो यहां ये बात आप ध्यान रखिएगा, एल्काइलेशन क्या है, एल्काइल ग्रुप का ऐड होना। एसाइलेशन क्या है, एसाइल ग्रुप का ऐड होना। और अगर एसाइल ग्रुप में बेंजीन रिंग है तो उसको कहते हैं बेंजोइलेशन। बोर्ड का कॉमन क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अकेला फ्रीडल क्राफ्ट, तो उसमें आपको तीनों देने चाहिए, 2 नंबर का आता है। ये कुछ भी टिपिकल पूछ सकते हैं, जो पूछेंगे अभी नहीं बात कर सकती मैं, चौथी चैप्टर तक आएंगी वो चीजें। तब तक आपको इस लायक होना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट का नाम लेते ही मेरे पास तीनों ऑप्शन ओपन हो जाने चाहिए। तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये चारों के चारों रिएक्शन जो हैं एराइल हैलाइड के होते हैं, चारों एक ही कैटेगरी में आए। और वो कैटेगरी कौन सी थी जो मैंने स्टार्ट करी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल ने आके हाइड्रोजन्स जो कि खुद इलेक्ट्रोफाइल है उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस कहीं वो इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव था, कहीं वो इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव था, कहीं वो इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव था, कहीं वो इलेक्ट्रोफाइल RCO था या सल्फोनाइल ग्रुप था।
ये इलेक्ट्रोफाइल बदलते गए, उसके नाम पे हम नए नए नाम रखते गए। हुआ सब में वो ये ग्रुप आया, ऑर्थो या पैरा पे लगा, ऑर्थो इज माइनर, पैरा इज मेजर। ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपके पास आउटलाइनिंग। इसका मैकेनिज्म मेरे पे ड्यू है, मैंने कराना है, बट पहले मैं रिएक्शन ये खत्म करा लूं कि ये थे क्या रिएक्शन। रिएक्शन याद होने के बाद आपको मैकेनिज्म कराया जाए, बड़ा आसान हो जाता है। तो कुल मिला के एराइल हैलाइड जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया बच्चों? टू एंड अप विद दिस, एराइल हैलाइड में मेरे पास रिएक्शन पहले हमने पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ड्रास्टिक कंडीशंस में होते थे लास्ट क्लास। फिर हमने आज पढ़ लिया, इसमें तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है। बेंजीन रिंग के 5-5 H में से ऑर्थो और पैरा वाले निकलने को तैयार है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट करने आ रहा है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है मिसलेनियस, जिसको कहते हैं अदर रिएक्शंस, जो मैं पढ़ा चुकी हूं लेकिन इस नाम के अंदर नहीं डाला था। अदर रिएक्शंस में कौन से आएंगे? पहला आएगा, अदर रिएक्शंस की बात कर रही हूं, वुड्स फिटिक, वो मैंने आपको करा दिया। उसमें क्या था? एक एल्काइल हैलाइड लो, एक एराइल हैलाइड लो, तो एराइल हैलाइड ले लिया ना, तो वुड्स फिटिक कर लिया। दूसरा रिएक्शन उसके अंदर था फिटिक, दोनों ही एराइल हैलाइड हुए, तो क्या? वो मैंने करा दिया। अदर रिएक्शंस की बात हो रही है। 3 कैटेगरीज हैं मेरे सामने, मैं तीनों कैटेगरीज को फिर से लेबल कर दूं ताकि आपको ये पता रहे। अब आपको टेस्ट के लिए तैयार करना है, तो कम से कम टॉपिक्स की क्लैरिटी होगी, तब आप देख पाओगे क्या आपका गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है, कहां आपको दोबारा देखना है। फिटिक रिएक्शन हमने कर लिया था। तीसरा रिएक्शन इसमें एक आया था विद मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेटल्स वाली कैटेगरी में विद मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी हमने देख लिया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, तो हमने वो भी देख लिया। वो इनमें से न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, इसीलिए उसके लिए एक अदर रिएक्शंस की कैटेगरी हमने बनाई और आपको बता दी। इसमें एक रिएक्शन आपको अब बताना है जो नॉन एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी के लिए नहीं है, वो अब आप लोग लिख लीजिए। अगर आपको, ये सिर्फ आयोडाइड के लिए बात की जा रही है, बेंजीन पर आयोडीन लगा है, एरोमेटिक आयोडाइड है आपके सामने, इसको आपने कॉपर से रिएक्ट कराया, तो जैसे सोडियम के साथ वुड्स में होता था, 2 सोडियम 2 हैलोजन को लेके बाहर निकल लेते थे, वैसे ही 2 कॉपर, ये लेकिन सिर्फ आयोडाइड के साथ होता है, इन दोनों आयोडीन के साथ अपने बॉन्ड को ये आयोडीन तोड़ के निकल जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ऑब्वियसली 2 कॉपर आयोडाइड तो हैं ही, लेकिन साथ में 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए, जिसको बायफिनाइल कह सकते हैं आप। ये बायफिनाइल बन गया। ऑफ कोर्स CuI तो बना ही बना। इस रिएक्शन को एक फेमस नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज, रिएक्शन बड़ा इजी है, बस नाम में डिफिकल्टी है, दैट इज उल्मान रिएक्शन। अर्नव यही पूछ रहे थे उस दिन आप, जो मेरे लिए आ जाना था मेरे चैप्टर की एंड की कैटेगरी में। सो दिस इज उल्मान रिएक्शन। कई ऑप्शंस में आपको ये मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला सब कुछ हम करा चुके हैं आपको, मैग्नीशियम के साथ क्या होगा। एक ये था ऐसा रिएक्शन जो एनसीईआरटी में नहीं है और ऑब्जेक्टिव में, मेंस और नीट के सिलेबस में माना जाता है। एक और अदर कैटेगरी का रिएक्शन, ये सभी को जानना जरूरी है, इवन एनसीईआरटी वालों को भी, क्योंकि ये +1 में आ चुका है और इसके ऊपर कन्वर्जन में काफी आपको परेशानी बनती है, एंड दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये बहुत काम आने वाला रिएक्शन है। इसको अगर मैं रिड्यूस करूं, रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लाओगे? देखिए, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, रिएक्टिव मेटल्स अगर बेस से रिएक्ट कराए जाए तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो मैंने एल्कली यानी बेस लिया NaOH, निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय, इससे रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ? ये जितना भी अब आप देख रहे हो क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या? H का एडिशन होना। अब आपके सामने ला रही हूं मैं, रिड्यूस होके क्या बना? रिड्यूस होके बेंजीन रिंग अकेला खुद, और इस Cl को खुद ये लेके बाहर निकल आया एज HCl, और एक H उस जगह चला गया जहां से वो Cl टूटा था, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, तो रिडक्शन कहलाया ये। तो एक और कैटेगरी में
अदर कैटेगरी में एक और रिएक्शन आपके पास आया, क्या एराइल हैलाइड को रिड्यूस करके हम बेंजीन रिंग बना सकते हैं? बड़ी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं। इसे रिड्यूस कर दीजिए, ये +1 में बेंजीन की प्रेपरेशन में दे रखा है, तो आपके लिए अपने आप हो गया ना इस चैप्टर में आने का मतलब। तो यहां पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जो था एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड का जो मैं चैप्टर आपको कंप्लीट करवा रही हूं, इसके बाद मुझे 2 चीजें लेनी है। एक तो कुछ कन्वर्जन्स लेने हैं, एक इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लेना है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को मैं करवा रही हूं जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव इसके बिना हो नहीं पाते। तो एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ये +1 का हिस्सा है, तो वो ये बेस्ट टाइम है उस मैकेनिज्म को करवाने का। तो वो मैकेनिज्म मैं यहां करवा रही हूं। जिन लोगों ने सिर्फ बोर्ड्स देने हैं, जिन लोगों ने वो देना ही नहीं है कंपटीशन का, वो लोग इस टॉपिक के लिए अपने आप को एक्सक्यूज कर सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म आपका +1 की एनसीईआरटी का हिस्सा है जो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ। किसका मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा है बच्चों? मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, इस नाम से याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ बेंजीन रिंग पे ही हो रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग के ही हाइड्रोजन निकलने को तैयार है एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर पा रहा है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते ही दिमाग में बेंजीन रिंग आ जाए, अच्छा ये वो वाला है जो बेंजीन के H की जगह एक E यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है। इसके होते हैं 3 स्टेप्स। आपको +1 की पूरी एक क्लास याद आ जाएगी इस वक्त। सबसे पहले ऑब्वियसली स्टेप 1 जो मैं लिख रही हूं, इसकी हेडिंग ही सब कुछ बता देगी, एंड दैट हेडिंग इज जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। जो पीछे चारों रिएक्शन मैंने आपको कराए, चारों का स्टेप 1 में एक साथ आपको करवा रही हूं, जो ऑलरेडी पीछे करवा के आई हूं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हेलोजिनेशन में कैसे होता है जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, Cl2 और उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 दे दीजिए, क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। हो गया जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। जहां इलेक्ट्रोफाइल है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको पता रहे आपने ये दिखाना था इसमें। लेकिन यही कोई कहता नहीं मैकेनिज्म मेरे को तो नाइट्रेशन का चाहिए, कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये दोनों आपने दिए, तो इसकी वजह से एक तो HSO4 नेगेटिव जनरेट हुआ, एक H+ और OH- जो मैंने पीछे बताया उसको अब मैं इकट्ठा वाटर बना के लिख देती हूँ, और NO2 पॉजिटिव। इन सबके रीजन बता के आई, इसलिए आपको मैकेनिज्म में टाइम नहीं लगना। दिस तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट उठा लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हुआ, उसमें मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, साथ में यही एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो क्या हुआ, फिर वही इसका हेट्रोलिटिक फिशन हुआ और CH3 तो बना एज पॉजिटिव। Cl जो ये वाला Cl था जो मिथाइल के साथ लगा हुआ था, वो Cl किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, कौन लेके चला गया उसको, AlCl3, और उसने क्या बना लिया, AlCl4 नेगेटिव। तो देखो फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। चौथा और आखिरी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो रहा था, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में यही एनहाइड्रस Cl3, फिर वही काम, ये वाला बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलिटिकली, CH3 CO पॉजिटिव बना प्लस AlCl4 नेगेटिव बना, हो गया इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। ये रही। तो चारों रिएक्शन में पहला स्टेप, रिएक्शन तो एक ही कैटेगरी का है, पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लॉजिक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। उसके बाद क्या होता है मैं अगले स्टेप पे आऊंगी, पहले ये देख लीजिए आप, चारों के चारों जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपके सामने आ जानी चाहिए। आपसे इतनी देर आपको मिल गई कि आप स्टेप 1 को एब्जॉर्ब कर पाए, याद कर पाए। स्टेप 2 पे आते हैं हम। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये भी आपके लिए बड़ा इजी रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब इस स्टेप में मुझे क्या करना है, इस स्टेप में मेरे को ये जो इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में जनरेट हुआ था ना बच्चों, यहां देखो, दिस इलेक्ट्रोफाइल बीइंग जनरेटेड इन फर्स्ट स्टेप, उसका क्या किया हमने, ये रहा उसका बेंजीन रिंग, ये देखिए। अब पहले स्टेप में जो आपका
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रोफाइल दूसरे स्टेप में आया बेंजीन रिंग के पास और इसको अटैक किया। इसको अटैक कौन सी पोजीशन पे करता है ये आप जानते हैं, ऑर्थो या पैरा दोनों में से किसी पे भी कर सकता है। तो लेट्स सी ऑर्थो, पैरा पे भी कर सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन जो मेरे को आसान दिख रहा है मैं वो करवा दूं। वो इस डबल बॉन्ड को देख के ललचाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी है, पकड़ेगा और अटैक करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें, ये जो जिस बॉन्ड को उसने अटैक किया था उस बॉन्ड को मजबूरी में इलेक्ट्रोफाइल को देना पड़ा कि लो जी आप मांग रहे हो, आप पॉजिटिवली चार्ज हो, तो मेरे को अपना बॉन्ड आपके लिए छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन तो है, वो तो हम जानते ही हैं। अब ये वाला बॉन्ड देखिए खुल गया और खुल के ई ने पूरा बॉन्ड ले लिया और अपना पॉजिटिव चार्ज इसके पड़ोसी को पकड़ा दिया, जिस कार्बन से इसका बॉन्ड छीना गया था। तो इस कार्बन से बॉन्ड छीना गया, लाइन यहां बनी, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अब इसमें आपके पास यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया ये बन गया कार्बोकैटायन। अब हम जानते हैं कार्बोकैटायन जो है वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, वो कोई स्टेबल तो है नहीं। स्टिल चाहे जितनी भी देर के लिए बना, इसमें एक रेजोनेंस फिनोमिना शुरू हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन किस तरह से रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, हैव अ लुक। दिस अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव को इधर आना पड़ेगा, H एंड E दिस। ऐसे ही फिर इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये डबल बॉन्ड मूव करेगा तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल सही, अच्छा खासा रेजोनेंस स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाया, ये इंटरमीडिएट पॉसिबली बन पाया। दिस ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें रेजोनेंस फिनोमिना हुआ इंटरमीडिएट में और जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड हुआ। ओवरऑल इसका हाइब्रिड भी बना दूं मैं, तो ओवरऑल इसका हाइब्रिड क्या बना ये भी आपकी कॉपीज में हो, X यहीं का यहीं, H और E दोनों भी एक कार्बन पे लड़ रहे हैं, अपनी जगह के लिए लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। और पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ये देखिए वो इतने हिस्से में रेजोनेट कर रहे हैं। कंप्लीट रेजोनेंस तो नहीं है बट है, ठीक है। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन भी बन गया, उस कार्बोकैटायन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी मैंने आपको शो कर दी। थर्ड और लास्ट स्टेप, ये अब फाइट मारेगा कि भाई आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन मी, मेरी अच्छी खासी 3 डबल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स की एरोमेटिसिटी पूरा रिंग आप लोगों ने खराब कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज मेरे को नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रोफाइल को कहता है मुझे मेरा बॉन्ड वापस दीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल यही बात हाइड्रोजन से पूछता है, हाइड्रोजन वैसे ही खुश है, वो चाहता ही यही है कि कोई मेरे से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, लो जी तुम रखो, एंड आई एम मूविंग आउट एज हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन। तो तीसरे स्टेप का नाम डीप्रोटोनेशन यानी रिमूवल ऑफ प्रोटोनेशन हुआ। ये प्रोटॉन बाहर निकल गया। प्रोटॉन जब बाहर निकल गया तो अब आप सोचिए क्या हुआ, वो डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह लौट गया, जहां H था वहां पर E लग गया। ये मैं अभी यहां पर Cl नहीं बनाया, पहले मैं Cl भी बना दूं। दिस ये मैं अभी जो आपको तीसरा स्टेप बता रही हूं इसका नाम है डीप्रोटोनेशन। ठीक है, मैंने ऑर्थो पे पोजीशन लगा के आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेजर प्रोडक्ट था, आपको मैकेनिज्म समझाने का तरीका था बस। आप यही काम H और E वाला यहां पैरा पे कर सकते हैं। तो 3 स्टेप हुए बच्चों। पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और तीसरा स्टेप था डीप्रोटोनेशन। एट द एंड क्या हुआ, स्टार्टिंग क्या थी हमारी, स्टार्टिंग हमारी थी ये सिर्फ एक Cl और एंड क्या हुआ हमारा, एंड हुआ हमारा Cl जहां था वो तो वहीं का वहीं रहा, उसके ऑर्थो और पैरा पे एक इलेक्ट्रोफाइल आके H की जगह लग गया। ये था मैकेनिज्म। एक एल्काइल हैलाइड दिया RCl और उसको रिएक्ट कराया मैंने KCN से। आप जानते हैं CN हटेगा, यहां से Cl को हटाएगा और क्या बना देगा RCN, दैट यू नो। जस्ट आपको एक रिएक्शन याद दिला रही हूं, CH3Cl उसकी जगह आया KCN और यहां क्या लग गया बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जब मैंने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करवाया था और एक पूरा चार्ट सा बनवाया था सारे रिएक्शंस का, तब इसके आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा था इसके बारे में हम लेटर ऑन थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में।
उस लेटर ऑन का थोड़ा सा डिटेल जो इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के लिए काफी इस्तेमाल होगा। इस रिएक्शन की डिटेलिंग अभी भी चौथे चैप्टर नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आएगी, लेकिन आज आपको क्या लिखना है यहाँ पे कन्वर्जन के फर्स्ट पेज पर। ये कन्वर्जन चारों चैप्टर, कहीं पर भी आप जब Cl की जगह Cn लगा रहे हैं, ये पहला हिस्सा जो मैंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। इस Cn को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इससे कई नए फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। और अगर आप CH3 ये R ग्रुप कोई भी हो सकता है, कितना ही लंबा हो सकता है। अगर CH3Cn को आप लोग करते हैं रिड्यूस माने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं, क्या होगा, ये जितने भी पाई बॉन्ड्स है ना ये टूट जाएंगे, और पाई बॉन्ड्स की जगह क्या होगा, CH3 CH2 H जुड़ते जाएंगे। एक बॉन्ड टूटा H और H, एक और बॉन्ड टूटा H और H, कुल मिला के जितने डॉट बनाए हैं उतने H। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वो नहीं टूटता। क्या बन गया बच्चों, अमीन्स। आज के कन्वर्जन में, आज के टेस्ट में और अभी वाले अच्छा ये अमीन में सिंगल एम होता है, वो कोऑर्डिनेशन वाले अमीन में डबल एम था, इसमें सिंगल एम होता है। तो यहां क्या बन गया बच्चों मेरे लिए, यहां बन गया अमीन्स। इसको अमीन्स कहते हैं। आज अभी एनसीईआरटी के कन्वर्जन करवाऊंगी, उसमें अमीन बनाना है मेरे को, ठीक है। अगर इसी Cn को मैंने पार्शली हाइड्रोलाइज किया, आधा अधूरा लिखा जाता है ऐसे, हाइड्रोलाइज करना मतलब, और स्पेसिफिकली देंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख के कि पार्शियली हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, इसको कंप्लीटली नहीं किया जा रहा। तो कैसे होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, वो भी समझिए। ये रिएक्शन कम से कम अगर 40 कन्वर्जन है ना, 10 में इस्तेमाल होगा। तो ये जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होना है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये C और N इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, और देखो C पे जुड़ जाएगा वाटर का O, और N पे चले जाएंगे वाटर के दोनों H, H2O। इसीलिए हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर को ही हाइड्रोलिसिस कहते हैं, रिएक्शन विद वाटर को ही हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो H2 इधर गया, O इधर गया, ये क्या बना, ये एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया अमाइड। एसिड के OH की जगह अगर आप NH2 लगा दो तो उसको बोलते हैं अमाइड। लास्ट, अगर हमने कर दिया इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस था, मैंने एक्सेस ऑफ वाटर दे दिया और मैंने कर दिया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब है जी और भी गुंजाइश है ना तो और वाटर दे दो। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा होता है कि पहले तो वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेगा, पहले तो अमाइड बनाएगा, अमाइड के बाद आपने और पानी दे दिया और हाइड्रेशन कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना अच्छा है कि वो इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ देगा और यहाँ पे भी OH लगा देगा। तो मेरे पास आउटकम क्या होगा, अलग कलर से बना रही हूँ क्योंकि कुछ अटेंशन देनी है यहाँ पर, CH3COOH एसिड बनेगा। अब ये रिएक्शंस पता नहीं कौन से चैप्टर के खाते में डाले जाएं, क्योंकि इसके बिना कन्वर्जन्स नहीं होते। अब क्योंकि CN लगाना कहीं पे इस चैप्टर में बता दिया, लेकिन ये तीनों रिएक्शन लास्ट चैप्टर में है ऑर्गेनिक के, और ऑलमोस्ट उसके भी लास्ट में है, तब तक मैं तीनों चैप्टर के कम से कम 150 कन्वर्जन छोड़ के नहीं चल सकती। यही एनसीईआरटी ने किया, इसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चंस डाल दिए हैं। यहां पर टीचर्स का रोल आ जाता है टू मेक यू अवेयर कि ये किसी हेडिंग में नहीं आया इस चैप्टर की, बट ये इसी चैप्टर का हिस्सा है कि अगर कहीं बीच में साइनाइड बनते हैं तो उन साइनाइड से एक स्टेप दूरी पर हो आप अमीन बनाने के, एक स्टेप दूरी पर हो आप अमाइड बनाने के, एक स्टेप दूरी पर हो आप एसिड बनाने के। मैं अब कुछ कन्वर्जन्स करा रही हूं। किसी भी बुक से आप कन्वर्जन्स देखते हो ना, जब जहां पर 400-500 कन्वर्जन एक साथ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है एसेंट ऑफ सीरीज कैसे करना है, कहीं एक कार्बन बढ़ाना है तो कैसे करना है। किसी केस में पता चले मेरे को कहा है मिथाइल क्लोराइड से इथेनॉमीन बनाओ,
तो मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, मिथाइल से इथेन की साइड जाना है। एक कार्बन बढ़ाने के लिए रामबाण है हमारे पास KCN 2, उसके Cl की जगह CN चला जाएगा, लो जी बढ़ गया एक कार्बन। तो हर बुक में आप देखेंगे एसेंट ऑफ सीरीज, होमोलोगस सीरीज में एक स्टेप अगर बढ़ना है, प्रोपेन से ब्यूटेन की साइड जाना है, तो रूट यही उठाना पड़ेगा। प्रोपेनोइक एसिड से कोई मेरे को कहता है ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ, मुझे यहीं कहीं आना पड़ेगा, किसी तरह से CN खोजना पड़ेगा। रिवाइज करिए मेरे साथ अब तक के कुछ रिएक्शन, तो उसके बाद आपको कन्वर्जन करने मुश्किल नहीं होंगे। सपोज आई से आई एम गिविंग यू CH3 जस्ट फॉर रिवीजन, ये कन्वर्जन नहीं है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, एक रिवीजन रिएक्शंस की। CH3 CH2I दिया मैंने आपको, CH3 CH2Cl दिया, उसकी जगह उसके साथ में आपको रिएक्ट करवा रही हूं NaI। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? हमें पता है ये स्वार्ट्स और फिल्किंस्टीन वाली कैटेगरी आ गई, यानी जहां पर हमने हेलोजन एक्सचेंज देखा था कि आयोडाइड नॉर्मल रूट से बनते नहीं है, तो NaI से रिएक्ट करा दो तो Cl की जगह I आ जाता है। एक एल्काइल हैलाइड्स बनाया हुआ है, उसको NaI से रिएक्ट कराया तो ये होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही। लेकिन वो स्वार्ट्स और फिल्किंस्टीन वाली साइड है जहां फ्लोराइड और आयोडाइड हमने हेलोजन एक्सचेंज से बनाए थे, तो दिस हैपन्स। दूसरा आपके सामने ला रही हूं CH3 होल थ्राइस, यानी 3 CH3 लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3। अगर इसको दिस रिएक्ट कराती हूं मैं, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से ले रही हूं सारी चीजें, रिएक्ट कराती हूं एल्कोहल की प्रेजेंस में KOH से, तो एलिमिनेशन होगा। एक Br यहां से जाएगा, एक H यहां से जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3, ये बन जाएगा। इसका IUPAC नेम हो, कॉमन नेम हो, जो हो मेरे को देना आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो prop 1 इन बना और 2 पे मिथाइल लगा, तो इसमें भी मेरे को पता लग गया। मैं ये व्हाट हैपन्स व्हेन करा रही हूं, इन दो को रिएक्ट करके क्या बनता है, ये मेरे को कन्वर्जन में हेल्प करेगा। अगला मैंने आपको दे दिया यहां पर, हैव अ लुक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको दिया NBS इज N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड, या दे दिया SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इन दोनों में से कुछ भी दिया, व्हाट हैपन्स? हमें पता है ये दोनों का एक ही काम होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना। तो जो एलाइलिक पोजीशन है उसे लोकेट करिए, ये एलाइलिक पोजीशन पर एक H जो लगा है उसकी जगह अगर NBS दिया तो ब्रोमीन आएगा, और अगर SOCl2 दिया तो अभी NBS के लिए कर लेती हूं मैं, SOCl2 दिया तो Cl आता, बट मैं क्योंकि इसको NBS के लिए कर रही हूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों? एक क्विक रिवीजन, क्विक बाइट्स दे रही हूं मैं आपको। डबल बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाया और इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? Br। अब कन्वर्जन की तरफ बढ़ाऊंगी, सपोज इसके बाद मैं कह देती एल्कोहलिक KOH दिया। क्या करता है एल्कोहलिक KOH? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। पहले तो हेलोजन को ढूंढो, है ना? बिल्कुल है। उसके पड़ोस वाले कार्बन को देखो, उसके पास H है, निकाल लो उससे, ये बन जाएगा। देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इस वक्त की पॉसिबिलिटी तो यही दिखती है ना। इस तरह से एक से दूसरा स्टेप जोड़ता जाएगा। आपको पहला ही स्टेप नहीं आया तो आपको दूसरा नहीं आएगा। तो ये जस्ट एक बहुत जल्दी वाला रिवीजन करा रही हूं, तो इसको नोट ना भी करें तो चलेगा, ये आपकी रिवीजन है। चलिए अब मैं एक और दे देती हूँ आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से उठा के दे रही हूँ। NBS मैंने अपने आप बना लिया था, CH3 CH CH2 CH3 और यहां पर Br, इसको दिया NaOH। कोई मैकेनिज्म नहीं, बीच में कुछ नहीं सोचना, जहां कार्बोकेटाइन बनेगा बस वहां सोचना है, वाटर के साथ। यानी मैंने एक्वस NaOH दिया, ये OH आएगा, इस Br की जगह अपने आप को लगा लेगा, खत्म बात, कोई और कुछ नहीं, इधर हो गया डन जी। इससे बन गया, सिर्फ Br हटा और OH लग गया। इसी तरह से आप देखते जाओगे। अब अगर एनसीईआरटी का प्लेनली मैं क्वेश्चन आपके साथ लूं तो एक और चीज जो कंफ्यूजन आया कई लोगों को लास्ट ईयर भी, CH3 CH2 Br, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं KCN के साथ। और यहां पर ये एनसीईआरटी का है बच्चों, दिखा रही हूं मैं आपको, ये इथेनॉल लिखा हुआ है, बस हो गए कंफ्यूज। एल्कोहलिक KCN दे दिया तो शायद यहां डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, नहीं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए सिवाय एल्कोहलिक KOH NaOH एल्कलीज के कुछ भी और इस्तेमाल नहीं होता। इथेनॉल इज अ सॉल्वेंट,
जिसमें KCN डाला जा रहा है। सो उसकी वजह से कुछ और एल्कोहलिक मत सोच के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देना। तो इसमें भी वही चीज होगी, CN हटाया और उसकी जगह Br हटाया और उसकी जगह CN लगा दिया, CH3 CH2 CN। अब आगे अगर मैं आपको कहूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो क्या याद होना चाहिए? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है ना, CH3 CH2 COOH। देखो एक CN किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। यहां अगर मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया उसको रिड्यूस किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, तो आप लोग अमीन बना दोगे, डिपेंड्स। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या क्या। तो दिस फर्स्ट कन्वर्जन इज प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब कैसे करूं मैं इस कन्वर्जन को? पहला मैंने ये उठाया, पहले तो मुझे इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। दिस इज प्रोपीन। मैं H नहीं बनाऊंगी बच्चों स्ट्रक्चर्स में, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एट योर एंड। आप खुद बनाइएगा, मैं स्पेस के लिए H नहीं बना रही। प्रोपीन से मेरे को क्या बनाना है? प्रोपेन बनाना है, और ऐसा प्रोपेन बनाना है कि जिसके पहली पोजीशन पे नाइट्रो लगा हो। यानी एक तो मेरे को डबल बॉन्ड हटाना है। चलो डबल बॉन्ड तो मैं हटा लूंगी, डबल बॉन्ड भी इस तरह से हटाना है कि उसके बाद इस जगह पे मुझे नाइट्रो लगाना है। तो डबल बॉन्ड हटाने का मेरे पास एक तरीका क्या है, मैं ले आई HBr ले आऊं तो मुझे पता है रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से यहां पर तो H चला जाएगा, यहां पर Br चला जाएगा। करके देख लेते हैं, ज्यादा से क्या होगा, रबी तो करना पड़ेगा, कर लेंगे। तो यहां पर तो हो गया Br और यहां पर हो गया CH3, क्योंकि रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से H इधर चला जाएगा। डन जी। उसके बाद में यहां पर AgNO2 या KNO2, आपको पता ही है, उससे NO2 सब्सटीट्यूट हो जाता है Br से। यू रिमेंबर KNO2 से क्या जोड़ता है और AgNO2 से क्या जोड़ता है। तो मैंने AgNO2 दिया, KNO2 भी अक्सर लिखा मिल सकता है आपको यहाँ पे, वो NO2 इसमें अब NO2 एज अ होल ही लिखा जा रहा है। ठीक है जी, दे देते हैं। तो उससे तो वो नहीं बन रहा जो मेरी डिमांड थी। मेरी डिमांड थी 1 पे नाइट्रो, और अगर मैं ऐसे चल पड़ती तो 2 पे नाइट्रो आता। दैट्स नॉट राइट। ठीक है, तो रब करना पड़ेगा, कर दिया रब। लेकिन इससे एटलीस्ट ये आइडिया पता लग गया मेरे को मैं कहाँ गलत थी, मुझे क्या करना है। और मेरे से पहले आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि भाई HBr के साथ परऑक्साइड दे दो। काइंडली इफ यू नो समथिंग, हाँ बिल्कुल, इफ यू नो समथिंग प्रेफर करो, चैट बॉक्स में डाल दो यार। कन्वर्जन में थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए तो वो आपको आसान लगेंगे। फील फ्री टू स्विच ऑन योर माइक्स, और चाहे तो आप चैट बॉक्स में भी बोल दें। फील फ्री टू स्विच ऑन योर माइक्स इफ यू नो। सो HBr और H2O2 जैसे ही आया, यस, अब मैं क्या करूंगी, HBr और H2O2 में हमें पता है एंटी मार्कोनिकोव होगा, H इधर जुड़ेगा और Br इधर जुड़ेगा। अब मैं इसको यहां पर AgNO2 देती हूं। AgNO2 से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये Br हटेगा और उसकी जगह NO2 आ जाएगा। पहला कन्वर्शन ओवर। बोर्ड का क्वेश्चन यहां ब्रैकेट में लिखा मिलता है, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, और आपने तीसरा स्टेप बना दिया, खत्म, 0 नंबर। सो नॉट मोर देन 2 स्टेप करके बोर्ड में आता है। ऑब्जेक्टिव में तो खैर चॉइसेस ही ऐसी दे रखी होती हैं, आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। सो ये हुआ पहला कन्वर्जन फॉर टुडे। आते हैं अब दूसरे कन्वर्जन पे, हैव अ लुक। सेकेंड कन्वर्जन क्या है, अकॉर्डिंग टू NCERT। इसमें मैं कुछ रब करूंगी जैसे पिछले में किया, बस पहले आप समझ लीजिए। ईथेन से मुझे बनाना है, मैं कोई स्टेप्स की लिमिट नहीं डाल रही, इसमें NCERT में प्रिंट एरर है एक, पहले मैं वो लिखवा दूं आपको जो इन्होंने मांगा है। ईथेन से ब्रोमो ईथीन है, राइट, दिस ये बनाना है। अब इसमें मेरे को दो अच्छा, इसमें स्टेप्स की लिमिट नहीं दी हुई क्योंकि ये वाला जो है ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, बट मैं दोनों ही करा देती हूँ, जो NCERT ने दिया और जो होना चाहिए था। आई एम डूइंग बोथ। पहले तो मेरे को इसमें हेलोजन जोड़ना है। अब आ गई समस्या यहाँ पर, हेलोजन कैसे जोड़ें। रिमेंबर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में हम क्या करते हैं, अगर आप किसी एल्केन को लाओ, सनलाइट या
यूवी कुछ भी लिखा हो सकता है, एच न्यू, उसके साथ आप एक हेलोजन दे दो तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक एक करके एच को तब तक सब्सटीट्यूट करती रहेगी जब तक सारे एच नहीं बदल जाते, सब्सटीट्यूट हो जाते, और यस आप जहां चाहें उसको रोक भी सकते हैं। ये हम एज्यूम कर रहे हैं अभी। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सबसे पहले अगर मैंने मोनोहेलोजिनेशन अलाउ किया तो ये बना, ठीक है जी। उसके बाद डबल बॉन्ड लाना है मेरे को, डबल बॉन्ड लाना है तो अब मैं यहां ले आती हूं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से क्या होगा बच्चों, एक हेलोजन निकलेगी, उसके पड़ोसी से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। आपको ये सब ग्रीन ग्रीन जो मैं कर रही हूं आपको कन्वर्जन में करके नहीं दिखाना, ये मैं आपको दिखा रही हूं ताकि आप अपनी कॉपी से हमेशा कनेक्ट कर सके कि ये हुआ कैसे था। डबल बॉन्ड आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे को फिर मैं फंस गई, डबल बॉन्ड तो ले आए लेकिन मेरे को डबल बॉन्ड पे, तभी हम कहते हैं NCERT में मिसप्रिंट है क्योंकि इस तरह से किया हुआ है। यहां अब मेरे को फिर प्रॉब्लम क्या करूं, कैसे करूं, तो अब मैं डबल बॉन्ड के पर Br2 टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन पढ़ा था, अगर आप ब्रोमीन वाटर देते हो डबल बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह पर CH2 जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर दोनों साइड Br लग गया, ठीक है जी। अभी भी वो चीज तो फिर वहीं की वहीं रह गई, आपने वो तो बनाया ही नहीं। फिर एंड में मैं क्या कर रही हूं, एक Br और एक H हटा देती हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH देते ही एक HBr निकल गया, कोई भी एक निकाल दो, दोनों साइड से बात बराबर ही है। डबल बॉन्ड भी आ गया और एक Br जुड़ा हुआ भी हो गया। अभी तो मैंने किया अपनी मर्जी से, अगली क्लास में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ इन्हीं का ऑल्टरनेटिव आप अगर सोच के आओगे तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वो ऑल्टरनेटिव भी मैंने बता दिया, तो आप बच्चे जो कुछ लोग, रेदर मैं तो एज्यूम कर रही हूँ सभी लोग इस वक्त सीरियसली पढ़ रहे होंगे, कुछ तो क्रिएटिविटी लाएंगे, कुछ तो जोर डालेंगे कि इसका एक और तरीका भी तो हो सकता था। मोस्ट वेलकम फॉर दैट रूट इफ यू कैन क्रिएट, कम्युनिकेट टू अस। तीसरा कन्वर्जन मैं आपको दे रही हूं टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। तो पहले तो मेरे को पता हो टोल्यूइन क्या है, वो है ये, नीचे अपने लिए नाम लिखते जाइए, मैं लिखूं या ना लिखूं आप लिखते जाइए। टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, Cl2 मैंने दे दिया तो यही होगा, बिल्कुल सही अमन, परफेक्ट। तो यही होगा Cl2 हैज नो रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, अकेला Cl2 नो रिएक्शन, क्योंकि Cl2 का तो काम यही है, डबल बॉन्ड देखेगा, टूटेगा डबल बॉन्ड और दोनों साइड Cl लगा देगा। बेंजीन अपना डबल बॉन्ड तोड़ने नहीं देता, ये आपको पता है, नो रिएक्शन। जैसे ही आप HNU दोगे तो ये है इस चैप्टर के रिएक्शंस की पकड़। पहली क्लास में मैंने ये प्रेपरेशन कराई है, दूसरी क्लास में, कि अगर आप HNU और Cl2 देते हो उससे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, Cl फ्री रेडिकल निकलता है, इस एक H को सब्स्टिट्यूट करेगा। पहला कन्वर्जन क्या था, हैव अ लुक। पहला कन्वर्जन में मैंने आपको क्या बात करी यहां पर, या इससे पहले भी अगर आप बात करते हो, यहां क्या बात करी इस दूसरे कन्वर्जन में, इन H को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या मैंने अकेला Cl2 दिया, नहीं, साथ में HNU दिया ना। तो एल्केन्स का हेलोजिनेशन करना है तो आपको Cl2 के साथ HNU देना है, राइट। तो ये भी तो एल्केन वाला हिस्सा ही है, बेंजीन वाला हिस्सा तो अनटच्ड जा रहा है, वो तो जैसे ऐसे ही शो के लिए लगा रखा है, मेरे को देखना भी नहीं है उसको। तो HNU विद Cl2 दिया तो सीधे मुझे क्या मिल गया, वही जो मैं डिमांड कर रही थी, एंड दैट इज एक CH3 जो लगा हुआ था उसका एक H सब्स्टिट्यूट हुआ, मोनोहेलोजिनेशन मैंने अलाउ किया, आ गया। सिंगल स्टेप था ये तो मैकेनिज्म, ये कोई मैकेनिज्म था, ये तो सिंगल स्टेप था। नहीं, मैंने मैकेनिज्म गलत बोला, आई थिंक मेरे को बनाना था टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। आई एम सो सॉरी, माई डिमांड वॉज टोल्यूइन से अल्कोहल। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सही लेके आए रुद्र आप, ये बन गया। अब सोचना रुद्र, जिया, इकनूर, अमन, आदित्य, बिल्कुल सही। क्या फिर से वही चीज पूछूंगी, क्या खाली NaOH या साथ में कुछ स्पेसिफाई करूं ना, एक्वस करना पड़ेगा। खाली छोड़ देगा मतलब है तुमने टीचर को मौका दे दिया वो चुपचाप अल्कोहल लिख दे तो। सो एक्वस NaOH, ठीक है। NaOH वॉज वेरी गुड आंसर, इम्प्रॉम्प्टू आंसर, यही चाहिए। मेरा काम यही होना चाहिए कि मैं छोटा छोटा ऐसा करेक्शन करूं और वो भी धीरे धीरे बंद हो जाए।
तो बिल्कुल सही। इसको अब आप एक्वस NaOH दोगे तो जो लोग इस चैप्टर की अब पकड़ बनाना चाहते हैं वो लिख लें, क्या होगा यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज कि ये OH जाएगा, इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। लो जी, टोल्यूइन से क्या बन गया, टोल्यूइन से बेंजाइल एल्कोहल बन गया। यस, दिस वाज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स कन्वर्शन, ये 2 ही स्टेप में हो गया कन्वर्शन। तो ये था हमारा तीसरा कन्वर्शन। एक और कन्वर्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, ये कन्वर्शन है। अगर एक्सक्लूसिवली इस चैप्टर के रिएक्शन से पूछना हो तो वैसा बड़ा रेयर होता है वैसे, क्योंकि कन्वर्जन ओवरलैपिंग आते हैं, वो आपको आज टेस्ट में मिलेंगे। प्रोपीन से प्रोपाइन, यानी कि मेरे को प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड हटा के ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब सबसे बड़ी मुसीबत है, मैंने डबल बॉन्ड हटा के जो बोला ये हिंट दी है, क्योंकि डबल बॉन्ड हटाए बिना आप ट्रिपल बॉन्ड ला नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ मर्जी आप इसके पास भेजो, सबसे पहले डबल बॉन्ड रिएक्ट होने को तैयार हो जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। अच्छा, इस सी पे मैं कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह, क्योंकि वो सी अनटच्ड है। मुझे छेड़ना ही इसको है तो मेरे को डबल बॉन्ड को तो रिएक्ट कराना पड़ेगा। अब कुछ ऐसा करते हैं, इसको देते हैं अकेला Br2, तो उससे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, CH2, इधर भी एक Br, इधर भी एक Br। ठीक है जी, अब आप क्या इरादे में हो, ले आए 2 ब्रोमीन, मुझे तो एक भी नहीं चाहिए था। मुझे पता है एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने का तरीका मेरे पास है, एल्कोहलिक KOH। ये हिंट ली मैंने, एल्कोहलिक KOH अगर मैं दे दूं ना तो एक पाई बॉन्ड तो आ जाता है। कैसे आ जाता है एक पाई बॉन्ड, क्योंकि वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, वो HBr निकालेगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं एक HBr। अभी एक Br और है, वो भी नहीं रुकेगा, वो वाला Br भी यहाँ के एक H के साथ मिला और बाहर 2 HBr निकल गए। जब 2 HBr निकल गए तो देख लो क्या बचा, CH3 एज इट इज, अकेला C बचा ना यहाँ पर, आप देखिए अकेला C है ये, यस, तो ये अकेला C, ट्रिपल बॉन्ड, CH, डन। तो देखो तो सारे ही 2 स्टेप में हुए जा रहे हैं कन्वर्शन। तो ये तो अब मैं धीरे धीरे 3 और 4 स्टेप के भी लाऊंगी, बट पहले तो मेरे को 2 स्टेप के कन्वर्जन में कॉन्फिडेंस आए। एक पूरा आप पे अब आप लोग शुरू हो सकते हैं, मैंने 4 टोटल अलग तरीके के लिए, एक पूरा आप पे, और वो क्या है, वो है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल यानी CH3 CH2OH, उससे मेरे को बनाना है CH3 CH2F, इथाइल फ्लोराइड। आप करिए, और वो क्या, CH3 CH2 Cl अगर बन जाएगा तब वो हैवी मेटल फ्लोराइड्स दोगे ना। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहां पर आप AgF यानी कि या एंटीमनी का या जिसके भी हमने बात की थी, हैवी मेटल के फ्लोराइड्स आप ले लो। तो हैवी मेटल के फ्लोराइड से बिल्कुल पहुंचे तो सही हो फ्लोराइड बनाने का। अभी तक तो इस चैप्टर में तो आपने इकलौता तरीका देखा है और वो बिल्कुल सही पहुंचे हो कि आप AgF दे दोगे। AgF जैसे ही आपने दिया, ये इस Cl को या Br को एक्सचेंज कर देगा। डायरेक्ट तो नहीं ना, याद करो। बस यही चीज समझनी होती है कन्वर्जन में। तब बच्चों को स्ट्राइक करता है, अरे हमने तो फ्लोराइड देख के बोल तो दिया AgF, क्या अल्कोहल को AgF दोगे? नो, पहले अल्कोहल को इसमें तो कन्वर्ट करो। उसके लिए क्या करें हम, HCl प्लस ZnCl2, बहुत बढ़िया रुचि, गुड, HCl प्लस ZnCl2। और अपने सेक ऑफ लर्निंग के लिए मैं लिख लेती हूँ ल्यूकास रिएजेंट। पूरा चैप्टर हाथ लाना है ना, मेरे को ये पहली क्लास में बताया था। फर्स्ट प्रिपरेशन इन दिस चैप्टर फॉर एल्काइल हैलाइड्स वाज एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं। 5 तरीके थे। SOCl2 दे दो, बेस्ट मेथड। अगर आप में से कोई बोलता SOCl2 तो मैं लिख देती बेस्ट मेथड। आप में से किसी ने बोला HCl प्लस ZnCl2 तो मैंने लिख दिया ल्यूकास रिएजेंट। आप लोग अगर कोई ये बोलते इसमें P प्लस I2 बाई चांस,
बोलने में क्या जाता है, बोल सकते थे P+Cl2 बोल देते, P+Br2। जनरली आपको याद होगा ये P+Br2 और P+I2 के लिए यूज होता था, फास्फोरस वाला। तो आप अगर P+I2 बोलते, या चलो I में नहीं जाती, मैं Br में जाती हूँ, P+Br2 बोलते, तो मैं यहाँ क्या लिख देती, मैं यहाँ लिख देती CH3CH2Br, बजाय ये लिखने की। चलो खैर, वो तो क्या बोलते, मैं सिर्फ ये बहाने से सारी प्रेपरेशंस याद दिला रही हूँ। सो ये मत सोचना बच्चों कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन कौन सी मेथड से अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन शायद आज से 25 साल पहले भी घिसा पिटा था, अब तो आने टोटल बंद हो गए हैं। अब आपको इस तरह के कन्वर्जन में, हाँ जी बोलो जी। बात सही है, लेकिन अब जब तुम्हें ये पता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की ईज अच्छी नहीं होती। जहां बात आएगी ना रुद्र सब्जेक्टिव की, बोर्ड एग्जाम की, आपसे पहले, अब सब्जेक्टिव चेकिंग रिलेटिव होती है, आपसे पहले 5 बच्चों ने लिख दिया, और जैसे अभी रुचि ने लिखा है HCl+ZnCl2, उसको मैंने नंबर दे दिया 1। उसके बाद आती है आपकी कॉपी, और उसमें लिखा होता है HCl। कहीं ना कहीं तो एग्जामिनर सोचेगा उसकी क्या गलती थी जिसने पूरा दिया। उसको जब मैंने 1 नंबर दिए, तो जिस बच्चे ने अधूरा दिया उसके नंबर तो कटेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव चेकिंग विच इज रिलेटिव, एक्सेस में नहीं मैं कह रही। तो बात सही है रुद्र, कभी कभार जल्दबाजी में मैं भी HCl लिखूंगी, अवॉइड इट। बेस्ट आंसर यही होगा, पूरे नंबर इसी में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में भी आप देखोगे अगर 4 ऑप्शन है, प्लीज सर्च वेयर HCl+ZnCl2 इज गिवन, दैट शुड बी बेस्ट ऑप्शन फॉर करेक्ट आंसर। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप अधूरा अभी से ही लिखोगे तो जब जो आपका एग्जाम डे है ना, उस दिन उसका भी काट दोगे, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो उससे आधा तो आपको वैसे ही याद रहता है। सो डोंट टेक एनी चांस। सिर्फ HCl लिखा, चांस कम है कि वो करेक्ट किया जाएगा, आई एम अफ्रेड। तो इस एक कन्वर्जन के, इस एक एरो के बहाने मैंने क्या चीजें डिस्कस कर ली बच्चों आपसे, मैंने डिस्कस कर ली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसमें P+I2 भी था, SOCl2 भी था, जिसके अंदर ये HCl+ZnCl2 भी था, जो कि ल्यूकास वाला पूरी इसमें बात हुई थी। इसके अंदर NaBr+H2SO4 भी दे सकते थे आप, और एंड कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट एवरी टाइम, वरना याद कैसे होगा। एक HCl और ZnCl2 हमेशा के लिए चिपका लिया तो बाकी मेथड भूल जाओगे। तो अब के अगली बार जब जरूरत पड़े तो NaBr+H2SO4 करो, उसके बाद अगली बार जरूरत पड़े तो फिर P+Br2 करो, वरना सारी मेथड्स कैसे याद होंगी। सो गुड अटेम्प्ट रुचि, वेरी गुड। सो ये आपके पास एक कन्वर्जन हुआ। ऐसे आपको रिएक्शन याद रखने हैं। तो इन चैप्टर्स से ब्लूप्रिंट है कन्वर्जन्स, नेम रिएक्शंस, व्हाट हैपेंस व्हेन, एंड रीजनिंग आती है। रीजनिंग आ जाएगी जी, ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें टर्शरी अल्कोहल में ज्यादा क्यों था और उसको केमिकली कैसे प्रूव करोगे। प्रूव कर देंगे जी, टर्शरी अल्कोहल लिया तो उसके लिए तो मेरे को एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला लेक्चर सोचो तो यही था। गुड। छठे कन्वर्जन पे आते हैं आज के, ठीक है। अब मैं आपको एसेंट ऑफ सीरीज का देना चाह रही हूं। एसेंट ऑफ सीरीज क्या है? इथेन से अगर आपको कोई कहे, अर्नब जोशी रिस्पॉन्ड करना शुरू करो यार, नहीं अननेसेसरी मैं कॉल करती रहूंगी आपको, या नैन्सी मैम कॉल करेंगी। प्लीज रिस्पॉन्ड। इथेन से प्रोपेनामीन, चैट बॉक्स में ही कर दो, कोई बात नहीं। CH3 नहीं, मैं अभी फोन करवा रही हूं मैम से। कहाँ है बालक? प्रोपेनामीन का मतलब क्या है? एक कार्बन भी बढ़ाया, साथ साथ फंक्शनल ग्रुप देखो चौथे चैप्टर का उठा के दे दिया। भाई ये तो बड़ी चीज है, बिग डील है। यस, इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। जैसे ही आप एसेंट ऑफ सीरीज देखो, दिमाग चलना चाहिए, CN वाला होना हो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करवाते हैं ना खूब, तो बच्चों का माइंड सेट हो जाता है, ये आया ना तो सबसे पहला काम ये करना है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे 5 कन्वर्जन तभी आप अपनी बैक एक्सरसाइज में ही देख लोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो ठीक है, फिर फटाफट क्या करते हैं बच्चे, जल्दी से इसको KCN दे देते हैं। मैम KCN दिया, CH3 CH2 CN आ गया, फिर रिड्यूस कर देते हैं। और भाई उसमें हम यही कहते हैं जल्दी नहीं करनी चाहिए। KCN किसको देना है? एल्काइल हैलाइड को देना है। आज में एक ही रिएक्शन तीसरी बार आ रहा है, इसका पहले एल्काइल हैलाइड बनाओ। तो आई होप अब तक हमें याद हो गया होगा, एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एल्केन से Cl2 और HNu देना पड़ता है। चलिए, तो HNu और Cl2 दिया तो ये बना CH3 CH2 Cl। अब मेरा दिमाग चलता है, मेरे को दिमाग तो पहले ही चलता है कि एक C बढ़ाना है,
एक सी बढ़ाना है तो मेरे को केसीएन से रिएक्ट कराना है। केसीएन से रिएक्ट कराने के लिए पहले मेरे को एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, मैंने वो बनाया, फिर केसीएन से रिएक्ट कराया तो सीधा साधा CH3 CH2 CN आया। इसके बाद यहां पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो C+N के दो बॉन्ड्स को तोड़ के उसकी जगह अमीन बना दिया। और इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन IUPAC नोमेनक्लेचर देख लो, प्रोपेन, और इसका सफिक्स होता है अमीन। इनके डिटेल्स इनके चैप्टर्स में आएंगे, तब बात करूंगी IUPAC नेम के। तो एक कन्वर्जन और हो गया आपके लिए ये। अभी मेरे पास 10-15 मिनट है, मैं 3-4 कन्वर्जन और करा के फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन करा रही हूँ और उसके बाद आपकी आज की छुट्टी। कन्वर्जन से आपको ये पूरा चैप्टर हाथ में आएगा। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या है, CH4 होता मीथेन, उससे एक H हटा और उसकी जगह लगा हुआ है ब्रोमो। ठीक है जी, ब्रोमोमीथेन से बनाना है प्रोपेनोन। बड़ा ही प्यारा कन्वर्शन, देखें हम में से कोई कर पाता है? ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन, लगाओ दिमाग। मैं केसीएन डाल देती हूँ, तो केसीएन जब मैं डालूंगी ना तो क्या होगा, उसको फिर केसीएन डाला जब, तो यहां पर आ गया C+N, उसका मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूंगी, CH3 ये और NH2 ये तो आ जाएगा, बट उससे फिर ये बनाने का कोई तरीका नहीं अगले चैप्टर्स में भी, इसीलिए यहां नहीं पहुंच सकती मैं। CH3Br को जो रुद्र ने कहा था, जिसने भी पहले देते हैं केसीएन, भूमि हमने दिया केसीएन एल्कोहलिक KOH यानी कि एल्कोहल के साथ जो इसका सॉल्वेंट होता है, सबसे पहले तो CH3CN। CH3CN को ये रिएक्शन आप पढ़ोगे प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स में, प्रॉपरली दी हुई है NCERT में। ये कीटोन ही तो बना है, ये प्रेपरेशन ऑफ कीटोन में दोगे, ये सेम कन्वर्जन वहां पे भी मिलेगा, सॉल्व्ड इन टेक्स्ट में मिलेगा आपको, यहां गलती से डाल दिया गया, बट स्टिल बता दूं। CH3CN बना। इस CH3CN को जब आप रिएक्ट कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे को मर्जी से लेके आना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां मेरी चॉइस का होगा, मुझे पता है 1 C और बढ़ाना है, यहां 3 C है ना, 2 C तक तो मैं ले आई, 1 C और बढ़ाना है तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 C वाला ले आई, CH3MgBr। अभी आपके लिए ये रिएक्शन हवा में से टपक के आ गया है, क्योंकि NCERT बैक एक्सरसाइज का है इसीलिए बता रही हूं, इसको अपने आप करने लायक अगले चैप्टर्स तक बनोगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या होती है, इफ यू रिमेंबर, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी मैं कंप्लीट तो नहीं बता पाऊंगी, मेरे हाथ अपने बंधे हुए हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, इस C+N को आयुष और भूमिका समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इन्होंने एक राउंड ऑर्गेनिक का पढ़ रखा है। इसको यहां पर तोड़ता है और यहां पर दो चीजें ऐड होती हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले घुसा, देखिएगा क्या करा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3C जो N जुड़ा हुआ था ना, अभी उसका एक ही बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूटते ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड यहीं पहुंचा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ग्रिग्नार्ड तो आपको पता है ऑर्गेनोमेटलिक है, टूटने को इस तरह से तैयार बैठा है। इस कार्बन पॉजिटिव पे कौन जाके जुड़ जाएगा, ग्रिग्नार्ड का नेगेटिव। ये अगर अभी ना भी समझ में आए तो नो वरीज, और जिनको समझ में आ रहा है उनको बहुत एडवांटेज होगा आगे जब दोबारा आएगा। तो आपकी अपनी लिमिट है, कोई इंटरेस्टेड रहते हैं अच्छी चीजों में, कोई इंटरेस्टेड रहता है पहले बेसिक क्लियर हो जाए, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा आप कैसे इसको रिसीव करते हैं। सो CH3 कहाँ गया, इस C के साथ, बाकी बचा हुआ MgBr किधर गया, N के साथ, ये हुआ। उसके बाद हम देते हैं वाटर। आप जानते हैं वाटर मिलते ही ग्रिग्नार्ड से बनने वाली चीजें इमीडिएट टूटेंगी। यहां वाटर के 2 H, यहां वाटर का O, और मेरे पास आ गया कीटोन। अब NCERT बैक एक्सरसाइज का था, छोड़ नहीं सकती, कराना है। ये रिएक्शन कीटोन की प्रिपरेशन में पूरा दोबारा कराया जाएगा। भाई कीटोन की प्रिपरेशन साइनाइड्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के होती है। फिर सवाल आता है इस चैप्टर में क्यों दे दिया भाई, क्योंकि इसका पहला स्टेप इस चैप्टर से निकलता है।
प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये यहां भी मिलेगा। सेम रिएक्शन सेम क्वेश्चन आपको कीटोन्स वाले चैप्टर में भी मिलेगा। सो इस बात के लिए अब तैयार रहिए कि आगे की चीजें थोड़ी थोड़ी यहां मुंह मारनी शुरू कर देंगी। तो ये अभी नोटेड होगा, जब दोबारा उस जगह जाएंगे तब आपके लिए पेज पलट के यहां आना मुश्किल नहीं होगा। सो ये खत्म हुआ आपका एक और कन्वर्जन। अब इसके बाद बड़े आसान कन्वर्जन है जो आप एक झटके में कर लोगे। तो लास्ट कन्वर्जन फॉर टुडे इज कन्वर्जन नंबर 9, जो आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा, ब्यूट 1-ene। ये काफी इंटरेस्टिंग है, टोटली इस चैप्टर के ऊपर ही है, तो आप कर लेंगे। ब्यूट 1-ene मेरे को दिया है और उससे क्या बनाना है, ब्यूट 2-ene। +1 में भी ये बड़ा करवाया जाता है, बड़ा टेम्पटिंग सा कन्वर्जन है, इसके बिना कन्वर्जन पूरा ही नहीं होता कोई क्लास। तो इसको कैसे करें, अब इसको देख लेते हैं हम। मुझे डबल बॉन्ड तोड़ के दोबारा लगाना है और ऐसे लगाना है कि मेरी पसंद की पोजीशन आ जाए। तो डबल बॉन्ड तोड़ने का मेरे पास एक ही तरीका है, HBr डाल देते हैं, राइट। आप H2 भी डाल सकते हैं, आप Br2 भी डाल सकते हैं, वो डाल के देख लेना उससे क्या होगा, अपने आप फिर इस पे आओगे, क्योंकि मेरे को स्टेप्स की गिनती भी कम से कम रखनी है। तो मैंने HBr डाला, तो हो सकता है मुझे रब करना पड़े, सो एक बार पहले देख लीजिएगा। HBr डालते ही रिच बिकम्स रिचर का, क्योंकि यहाँ पे लंबा थोड़ा कार्बोकेटाइन का सीन तो मुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ आया CH3, यहाँ आ गया Br। ठीक है जी, अब क्या करूंगी, फिर डबल बॉन्ड लाना है। डबल बॉन्ड लाने के लिए आज भी मैंने आपको बता दिया, एल्कोहलिक KOH यूज कर लो, वो अपना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है और चल पड़ता है। एल्कोहलिक KOH यूज किया अगर मैंने, तो मुझे पता है ये Br जाएगा, साथ में बीटा हाइड्रोजन जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज थी, इधर वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है, इधर वाला भी। आप जानते हैं सेटजेफ इज मेजर प्रोडक्ट, तो कन्वर्जन्स में कभी भी माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखते, कन्वर्जन में मेजर प्रोडक्ट ही मेंशन किया जाता है। तो ठीक है, कर दिया मैंने यहां पर CH3, ये वाला H जाएगा, दिस H, यस, CH3 CH, क्योंकि एक H निकल गया, डबल बॉन्ड CH, क्योंकि Br निकल गया, CH3 बन गया ब्यूट 2-ene। नॉट मोर देन 2 स्टेप्स था, हो गया। नॉट मोर देन 2 स्टेप्स में आ गया आपके पास क्या चीज आ गई, ब्यूट 1-ene से ब्यूट 2-ene। तो कन्वर्जन तो लास्ट मैंने आपको बता दिया। एक मैंने कहा था, क्योंकि मेरे टेस्ट और मेरी DPP में इसके क्वेश्चन है, NCERT बैक एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है, एंड दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो अब ये ब्यूट 1-ene से मैंने ब्यूट 2-ene बनाया 2 स्टेप्स में, जो मैं उम्मीद करती हूं आपने नोट कर लिया। आखिरी चीज आज के लिए, जो अगले 2 चैप्टर्स में ये रिएक्शन आएगा दोबारा, वहां ऑटोमेटिकली मैं बच जाऊंगी करवाने से। हेलोफॉर्म रिएक्शन, NCERT इस रिएक्शन को डाल रही है 3रे चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक एल्डिहाइड कीटोन्स में, लेकिन बैक एक्सरसाइज में इसके 2 क्वेश्चन है और मेरे एल्काइल हैलाइड के बहुत से रोड मैप वाले क्वेश्चन इसकी वजह से अटक जाएंगे। रोड मैप वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, दिस रिएक्ट्स विद दिस टू फॉर्म A, दिस टू फॉर्म B एंड दिस टू फॉर्म C, और तीनों बताओ। वो क्वेश्चन मेरे अटकते, इसीलिए मेरे को यहां कराने पड़ेंगे, वरना मैं IITs में आए हुए क्वेश्चंस आपको नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए कराना है। NCERT बैक एक्सरसाइज में इस पे प्रॉपर क्वेश्चन है, स्कूल्स में इसमें क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट या गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलो मतलब हेलोजन, तो इट कैन बी क्लोरोफॉर्म, इट कैन बी ब्रोमोफॉर्म, इट कैन बी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, किसी भी नाम से ये मांगा जा सकता है। इस रिएक्शन की खास बात, कोई भी एल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन, यही वजह है, ये है अगला चैप्टर 2 और ये है उससे अगला चैप्टर 3, इन तीनों में मिलता है ये। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन को अगर आप आयोडीन और NaOH का कॉम्बिनेशन देते हैं तो उनसे एक कलर्ड फ्यूम्स वाला प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं हेलोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है तो पेल येलो, बड़ी मुश्किल से दिखता है। ब्रोमोफॉर्म है तो प्रॉपर येलो, ब्राइट येलो, अच्छे से दिख जाता है। और अगर आयोडोफॉर्म है तो ब्राउन फ्यूम्स। आयोडोफॉर्म मतलब CH3, दिस इज आयोडोफॉर्म। ये फ्यूम्स बनती हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ जी इसके अंदर ये कुछ था ऐसा।
इस रिएक्शन को कहते हैं आयोडोफोम रिएक्शन। एक और प्रोडक्ट भी बनता है, वो मैं तब लिखूंगी जब इनके बारे में कुछ लिखूंगी, बट पहले ये समझ ले इस चैप्टर में क्यों है ये। आयोडोफोम बनता है आयोडीन और NaOH से, तो हेलोजन तो आ ही गया ना, तो इसी चैप्टर में होगा। मैं एक अल्कोहल लिख रही हूं बच्चों, CH3 CH2OH। इस अल्कोहल को अगर आपने आयोडीन विद NaOH दिया, यहां पे क्लोरीन भी हो सकता था तो क्लोरोफॉर्म बनता। आपको पता है क्यों आयोडीन लिया है मैंने, क्योंकि आयोडोफॉर्म की फ्यूम्स डिटेक्ट करनी देखनी बड़ी आसान होती है। तो इससे क्या होगा, एक तो पक्का है जी आयोडोफॉर्म बनेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्कोहल का क्या बनेगा, एसिड। एल्डिहाइड होता उसका भी एसिड, कीटोन होता उसका भी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, एक कार्बन तो आयोडोफोम में खपत हो गई, ये वाला कार्बन तो शर्तिया आयोडोफोम बनाने में यूज हो गया, तो कोई कार्बन पैदा थोड़ी हो रहे, नहीं। बाकी बचा हिस्सा एसिड की फॉर्म में मिलेगा एंड दैट इज CH3COO नेगेटिव, साथ में Na पॉजिटिव। दो कार्बन का था, आई एम सॉरी, 3 कार्बन का ना होके, आई एम सो सॉरी, दो ही, यहां पर मैं 2 कार्बन ना लेके 3 लिया हुआ है। अगर मैंने 2 लिया है तो यहां पर कौन सा एसिड बनेगा, फिर तो एक ही कार्बन का एसिड बनेगा ना, तो वो एक कार्बन का एसिड क्या होगा, HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। 2 कार्बन का ऐसे बंटवारा होगा। ये रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकता है, सारे। कौन सा एल्डिहाइड, सारे। कौन सा कीटोन, सारे ना। आखिरी लाइन जो नीचे होनी चाहिए आपके पास आयोडोफोम में, जिसके बाद मैं खत्म कर रही हूं, हर वो स्पीशीज जिसमें CH3CO बॉन्ड दिखाई दे, इट इज केपेबल ऑफ शोइंग आयोडोफोम रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ उनमें ही होगा, फिर चाहे वो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी है, केपेबल ऑफ शोइंग दिस रिएक्शन। इसके बारे में डिटेल बात अगली क्लास में करेंगे, बट आज इसकी एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। दिस इज आयोडोफोम रिएक्शन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।